दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 49। डैनी ने किया ईशानी को प्रपोज। चंचल की जलन और वह मुझे किस करने के बहाने ढूंढते हैं। ईशानी ने दिए से अपने होंठ आजाद किया, उसके होंठ कांप रहे थे। केशव ने दिए से उसके होठों पर लिपस्टिक लगाकर स्टॉट कर दी, लेकिन उसका खुद का कंट्रोल अपने आप पर से छूटता जा रहा था। उसके हिम्मत जवाब देती जा रही थी, जैसे तैसे उसने लिपस्टिक लगाई। ईशानी ने मुस्कुराते हुए मिरर में अपने आप को देखा और केशव को देखकर बोली, आप बताइए ना, लिपस्टिक कैसी लगी है, यह अच्छी तो है ना। केशव ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसे तो यही सुनना था। उसने अगले ही पल उसकी कमर को होल्ड करते हुए उसके ऊपर झुककर कहा, उसे तो टेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी लिपस्टिक कैसी है। ये कहते ही ईशानी कुछ समझ पाती, अगले ही पल उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। केशव ने उसके होठों पर होठों को कसे किस करने लगा, जैसे कि उसके होठों पर लगी सभी लिपस्टिक को चूस रहा हो और उसके होठों से निकाल रहा हो। वो हल्के हल्के बाइट कर रहा था और ईशानी की सिसकियां निकल रही थीं। लगभग 5 मिनट बाद उसने धीरे से अपने होंठ आजाद किया, अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, हम लिपस्टिक का टेस्ट काफी अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा टेस्ट कर सकता हूँ। उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वह ईशानी को टीज कर रहा था। वही ईशानी ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए नाम से हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे आप कोई लिपस्टिक चेक नहीं करवानी, आप सच में बेशर्म हो। आप प्लीज यहां से जाए, मुझे आपके हाथों से लिपस्टिक नहीं लगवानी। ये सुनकर केशव की हंसी छूट गई। वह तुरंत कमरे के बाहर निकल गया। वहीं ईशानी शर्माते हुए अपने टमाटर जैसे गाल को मिरर में देखने लगी। केशव ऑफिस जा चुका था, वहीं ईशानी कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोनी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट से के अंदर इस वक्त शासिका खड़ी हुई थी, जिसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह हैरान होकर लिफ्ट को देख रही थी, जो कि टॉप फ्लोर पर जा रही थी, जहां मोनी का केबिन बना हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसका दिल जोरों से धड़का था और कुछ नहीं। अब आगे अचानक से लिफ्ट रुकी और टॉप फ्लोर पर उसने अपने कदम रखे। वह इस वक्त मोनी के केबिन के बाहर खड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन शासिका, तुम खंडेलवाल परिवार की बेटी हो, इतना नर्वस होना ठीक नहीं है। बस उनके सामने जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना है। ये कहते हुए उसने कसके अपनी आंखें बंद की और केबिन के अंदर अपने कदम रख दिए, जहां सामने ही हिट चेयर के ऊपर बैठी मोनी एक फाइल को रीड कर रही थी। शशिका ने जैसे ही मोनी को देखा तो एक बार फिर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। मोनी ने एक नज़र उठाकर ऊपर देखा तो शशिका को देखते ही वह एक पल के लिए उसे देखते रह गई। शशिका, जिसने इस वक्त एक बेबी पिंक कलर की सूट पैंट पहने हुए थे, उसके ऊपर से एक लॉन्ग कोट जो कि उसकी थाई तक आ रहा था। वह इस लुक में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके खुले बाल एक साइड को थे। उसने अपने बालों के नीचे गले में एक मफलर डाला हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा रहा था। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। मोनी ने उसे देखा और सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। शशिका धीरे धीरे जाकर चेयर पर बैठी। वह अभी भी मोनी को ही देख रही थी। वहीं मोनी की नज़र उसकी फाइल पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से शशिका को देखकर कहा, मिस शशिका, क्या आप मुझे फाइल देगी। उसकी मीठी आवाज सुन शशिका एकदम से होश में आई। उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, हाँ हाँ, वह मैं, ये फाइल। ये कहते हुए उसने वह फाइल मोनी के हाथ में थमा दी। मोनी उसे फाइल को देखने लगी। शशिका को ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की हुई थी और उसने कई डिजाइन्स भी बनाए थे, जिन्हें देख मोनी काफी इंप्रेस हुई। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, वाओ, यू आर इम्प्रेसिव मिस शशिका खंडेलवाल, तुम्हारा काम काफी अच्छा है। अगर तुम मेरे साथ यही तो काफी आगे जा सकती हो। ये सुनकर समिति के गाल टमाटर की तरह लाल पड़ने लगे। शशिका ने कुछ नहीं कहा, वह बस शर्माए जा रही थी। वह अपनी मफलर को अपने मुट्ठी में भींचे हुए थी। वह नजर उठाकर मोनी को देख भी नहीं रही थी। मोनी ने एक नजर फाइल पर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, सामने वाला केबिन तुम्हारे लिए है, तुम्हें वहां रहना। आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये सुनते ही शासिका शर्माते हुए नजर उठाकर उसे देखने लगी। मोनी ने अगले ही पल अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा, मेरा मतलब तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे आसपास रहना होगा। तुम्हारा वह सामने वाला केबिन है, वहां कंफर्टेबल हो रहा था। वो चुप हो गई। उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने शासिका के शर्माते हुए तिरछी नजरों देख लिया था। उसने धीरे से खड़े होते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कंपनी का काम समझा देती हूँ। ये कहते हुए वह केबिन के बाहर निकल गई। वहीं शासिका ने अपनी फाइल उठाए धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगी। कंपनी के टॉप फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक शासिका बस मोनी के साथ घूमती जा रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे काफी तो काम और डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में जानकारी हो चुकी थी।
शासिका के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मोनी उसकी तरफ कदम बढ़ते हुए पूछा, कहा क्या हुआ, तुम थक गई? शासिका ने धीरे से बस हाँ में अपना सिर हिलाया। मोनी ने हाथ में लगी ब्रिंडेज वॉच में टाइम देखते हुए कहा, ठीक है चलो, लंच का टाइम भी हो गया है। ये कहते हुए उसने धीरे से शासिका की बांह को पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। शासिका उसके बांह पकड़ने से शॉक होकर उसे देखने लगी। उसे काफी अजीब लग रहा था, वह बार बार अपने हाथ को देख रही थी। उसके गाल एक बार फिर ब्लश करने लगे। वो दोनों एलिवेटर में इंटर हो गए। मोनी अपने फोन में लगी हुई थी, वही शासिका शौक नजरों से बार बार मोनी के फेस को देख रही थी जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह कुछ समझ पाती इतने में वह दोनों केबिन के अंदर पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ईशानी इस वक्त चंचल के साथ बैठी हुई कैंटीन में लंच कर रही थी। वह कंफ्यूज नजरों से चंचल को देख रही थी। चंचल जो कि घूरते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे ना जाने उसने कौन सा पाप या गुनाह कर दिया हो। ईशानी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये बात सुनकर चंचल ने अपनी एक्सप्रेशन शांत किया और उसके बारे में देख रही थी। तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो और काफी खुश भी हो। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। उसकी बात सुनकर ईशानी ने मुंह बनाते हुए अपने आप में कहा, ओह तो इसे मेरे खुश होने से जलन हो गई है, नॉट बैड, जलन होने भी चाहिए, इसे अभी जलाना बाकी है। ये कहते हुए उसने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वह क्या ना मिस्टर पाठक की गलती है, ये सब तुम तो जानती हो कि मिस्टर पाठक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना था कि जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वह इंसान शादी के बाद काफी वाइल्ड हो जाता है और ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ है। उन्होंने काफी रात तक मुझे सोने नहीं दिया। ये कहते हुए वह शर्माने की लगी। वही उसकी बात सुनकर चंचल ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। वह दांत पीसते हुए बोली, ऐसा क्या? लगता है मिस्टर पाठक तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जब देखो मुझे किस करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने चिन पर रख लिए। वह चंचल को अपने लिप्स दिखाना चाहते थी। चंचल का ध्यान भी उसके लिप्स पर गया जो कि हल्के सूज हुए थे। ये देख उसे जलन होने लगी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए अपने आप से कहा, क्या यह मुझे जलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर ले लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकती। वह ईशानी को घूर रही थी। वही ईशानी उसे इस तरह जलते देख काफी खुश हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम्हें जलाना बाकी है, अभी तो सिर्फ अपनी बातों से जला रही हूं। अभी तुम्हें हकीकत में जलना बाकी है चंचल, क्योंकि तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, उसके बाद मेरे सीने में एक अजीब सी आग जल रही है। जब तक कि तुम नहीं जलोगी मेरे अंदर की वो आग ठंडी नहीं होगी। उसकी आंखों में अचानक से गुस्सा दिखाई देने लगा। वही उस कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि कोई और नहीं डैनी था। डैनी जो कि अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए ईशानी को ही देखे जा रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। उसका एक हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में था। वह अपनी गर्दन को हल्का सा झुकते हुए ईशानी का खूबसूरत बदन को देख रहा था। जहां ईशानी आज काफी खूबसूरत लग रही थी, उसने ब्लू कलर की डेनिम ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह पहले से काफी खूबसूरत लग रही थी। वही वह डेनिम ड्रेस उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रही थी। उसने इस वक्त अपने गले में पतली सी गोल्डन की चेन और उसके हाथ में एक डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग नूर था जिससे डेनिम की नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक लड़का भागते हुए डैनी के पास आया। उसके हाथ में एक गुलाब का बड़ा सा बुक था। उसने तुरंत उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, डैनी ये लो, तुमने इसे मंगाया था। डीन ने शैतानी मुस्कान के साथ उस बुके को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ ईशानी को देखने लगा। उसने अपने कदम ईशानी की तरफ बढ़ा दिए। वह जैसे जैसे बढ़ रहा था, ईशानी के सामने बैठी चंचल के होठों की मुस्कान काफी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने उठते हुए कहा, ईशानी तुम लंच करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गई। वहीं ईशानी बस कंफ्यूज होते हुए उसे जाते देखते रही। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही डैनी एकदम से उसके सामने आया और घुटनों के बल झुकते हुए उसके आगे रेड रोज बुके करते मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसे इस तरह अचानक अपने सामने देख और उसके हाथों में गुलाब का बुके देख ईशानी एकदम से शॉक हो गई। वह हैरान होकर डैनी को देखने लगी। डैनी ने मुस्कुराते हुए बुके उसकी तरफ के बढ़ाकर बोला, ईशानी आई लव यू, ये बुके में स्पेशलिटी तुम्हारे लिए लाया हूँ, आई रियली लव यू। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 50। विशाल की इविल प्लान। ईशानी ने मारा डैनी को थप्पड़। ईशानी फांसी जाल में। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए अपने आप से कहा, क्या यह मुझे जलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर ले लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकती। वह ईशानी को घूर रही थी। वही ईशानी उसे इस तरह जलते देख काफी खुश हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम्हें जलाना बाकी है, अभी तो सिर्फ अपनी बातों से जला रही हूं।
अभी तुम्हें हकीकत में जलना बाकी है चंचल, क्योंकि तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, उसके बाद मेरे सीने में एक अजीब सी आग जल रही है। जब तक कि तुम नहीं जलोगी मेरे अंदर की वो आग ठंडी नहीं होगी। उसकी आंखों में अचानक से गुस्सा दिखाई देने लगा। वही उस कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कि कोई और नहीं डैनी था। डैनी, जो कि अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए ईशानी को ही देखे जा रहा था, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। उसका एक हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में था। वह अपनी गर्दन को हल्का सा झुकते हुए ईशानी का खूबसूरत बदन को देख रहा था। जहां ईशानी आज काफी खूबसूरत लग रही थी, उसने ब्लू कलर की डेनिम ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह पहले से काफी खूबसूरत लग रही थी। वही वह डेनिम ड्रेस उसके खूबसूरती में चार चांद लग रही थी। उसने इस वक्त अपने गले में पतली सी गोल्डन की चेन और उसके हाथ में एक डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग नूर था, जिससे डेनिम की नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक लड़का भागते हुए डैनी के पास आया। उसके हाथ में एक गुलाब का बड़ा सा बुक था। उसने तुरंत उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, डैनी ये लो, तुमने इसे मंगाया था। अब आगे। डीन ने शैतानी मुस्कान के साथ उस बुके को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ ईशानी को देखने लगा। उसने अपने कदम ईशानी की तरफ बढ़ा दिए। वह जैसे जैसे बढ़ रहा था, ईशानी के सामने बैठी चंचल के होठों की मुस्कान काफी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने उठते हुए कहा, ईशानी तुम लंच करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गई। वहीं ईशानी बस कंफ्यूज होते हुए उसे जाते देखते रही। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही डैनी एकदम से उसके सामने आया और घुटनों के बल झुकते हुए उसके आगे रेड रोज बुके करते मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसे इस तरह अचानक अपने सामने देख और उसके हाथों में गुलाब का बुके देख ईशानी एकदम से शॉक हो गई। वह हैरान होकर डैनी को देखने लगी। डैनी ने मुस्कुराते हुए बुके उसकी तरफ के बढ़ाकर बोला, ईशानी आई लव यू, ये बुके में स्पेशलिटी तुम्हारे लिए लाया हूँ, आई रियली लव यू। ये सुनते ही ईशानी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींची। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने आसपास देखा, जहां सभी स्टूडेंट्स उन दोनों के बारे में ही बातें बना रहे थे। उसने गुस्से में लाल होते हुए चिल्लाकर कहा, डैनी यह सब क्या ड्रामा है, तुम पागल हो गए हो। डैनी ने खड़े होकर उसकी तरह बुके दिखाते हुए कहा, अरे यह मेरे प्यार का इजहार है, इसमें ड्रामा कैसा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ईशानी ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर तुमने न्यूज़ नहीं देखी? मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। डैनी ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम तो अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड की तलाश है। तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये कहते हुए उसने एक बार फिर बुके ईशानी की तरह बढ़ा दिया। ईशानी उसकी बात सुनकर गुस्से में अपनी आंखें बंद करने लगी। उसने इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वही उसके आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स अजीब अजीब से कमेंट उसके बारे में कर रहे थे। एक लड़की ने उसकी पिक क्लिक करते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, इसका करेक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो इस उम्र शादीशुदा है, ऊपर से दूसरे लड़कों के ऊपर दौरे डाल रही है। दूसरी लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मुझे तो मिस्टर पाठक के लिए बुरा लगता है, इतने बड़े रईस आदमी को छोड़कर इसे दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट है। कैसे कैरेक्टरलेस लड़की है ये। ऐसे ही ना जाने कितनी सारी बातें सभी लड़कियां लड़के उसके बारे में बता रहे थे। वही उस लड़की ने तुरंत उसकी फोटो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी। ईशानी ने गुस्से में लाल हुए कहा, व्हाट द हेल डैनी, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मेरे और मेरे पति के बीच क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है। खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी घटिया हरकत की। ये कहते हुए वह वहां से उठकर जाने लगी। तभी एकदम से डैनी ने आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या चलती है, आई नो कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन शर्मा रही हो। इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम्हारा पति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे कर सकती हो। वह आगे कुछ कहता, अगले ही पाल वहां पर एक चटकेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी थी। ईशानी जो कि गुस्से में कांप रही थी, उसने जोर से डैनी के गाल पर थप्पड़ मारा था। डैनी का चेहरा एक तरफ झुक चुका था, हालांकि गुस्सा उसे भी काफी ज्यादा आ रहा था। उसके आंखों में अचानक से खून उतरने लगा। डैनी कोई आम इंसान नहीं था। वो कॉलेज काफी पॉपुलर था, कॉलेज में उसकी एक इमेज थी। उसने गुस्से में ईशानी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम। वह आगे कुछ कहता, ईशानी ने उसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। ईशानी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, तुम पागल हो गए हो, हाउ डेयर यू टू टच मी, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की। ईशानी के हाथ कांप रहे थे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उसने एक नजर गुस्से में डैनी के पीछे खड़े इंसान को देखा, जहां सामने ही विशाल खड़ा हुआ था, जो कि मुस्कुरा रहा था। विशाल को देख ईशानी को और सदा गुस्सा आने लगा। वही डैनी, जिसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए चिल्लाकर कहा, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पर हाथ उठाने की, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम हो कौन हो?
वही ईशानी की तरह बड़ा ही था कि तभी वहां प्रिंसिपल नकुल सहायता आते हुए गुस्से में कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर डैनी के एक्सप्रेशन बदल गए। वह अभी भी गुस्से में ईशानी को ही घूरे जा रहा था। वही ईशानी विशाल जो कि अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले मुस्कुरा रहा था। प्रिंसिपल सहाय ने आते ही सामने ईशानी को देखा तो एकदम से उनके बदल गए। उन्होंने पोलाइट आवाज में ईशानी के पास आते हुए पूछा, ईशानी तुम ठीक हो, क्या हुआ यहाँ पर। ईशानी ने डाइनिंग को गुस्से में घूरते हुए कहा, सर ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल ने गहरी सांस हुए डैनी को देखा। उसके हाथ में गुलदस्ता देख उन्हें समझते देर नहीं लगी। वह घबराते हुए अपने आप से बोले, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इसका बाप इस कॉलेज का ट्रस्टी है तो इसे लगता है कि यह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि इसके बाप का भी बाप है। वह केशव पाठक को पता चला तो हम सबकी जान ले लेगा वह। ओह गॉड, क्या करूं मैं। उन्होंने गुस्से में डैनी को घूरते हुए कहा, डैनी यह क्या बदतमीजी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे कॉलेज में बखेड़ा करने की। डैनी ने जलती हुई नजरों को ईशानी पर टिकाते हुए गुस्से में कहा, सर इस लड़की ने मेरे पर हाथ उठाने की गलती की है, आप इसे कॉलेज से निकाल दो। प्रिंसिपल ने कैजुअल अंदाज में कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने काम ही ऐसा किया है। बस अब जाओ, जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। ये सुनकर डैनी चौंकाते हुए उसे देखने लगा। कुछ टाइम पहले तक यही प्रिंसिपल डैनी के आगे पीछे घूमता था क्योंकि उसे पता था कि डैनी कौन है, लेकिन अब वही उसकी गलती ना होने के बावजूद उसे सुना रहा था। प्रिंसिपल ने जब देखा कि डैनी अभी भी वहीं खड़ा है तो उन्होंने गुस्से में दांत पीते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, क्लास अटेंड करो अपनी। डैनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप इस लड़की को सबक सिखाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ईशानी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाथ उठाने की, अगर मेरा बसे चले तो तुम्हारे दोनों दांत तोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करने की। ये सुनते ही प्रिंसिपल का मुंह खुला का खोला रह गया। नकुल सहाय पागलों की तरह डैनी को देखने लगे। उन्होंने तुरंत आगे बैठे गुस्से में डैनी के गाल पर एक थप्पड़ दे रखा। डैनी इस तरह थप्पड़ मारे जाने से शॉक होकर प्रिंसिपल को देखने लगा। वही प्रिंसिपल की इस हरकत नहीं बाकी सभी लोगों को भी चौंक दिया। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे तो कभी डैनी को जिसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी, वह अभी भी गुस्से में ईशानी को ही घूर गिरा था। प्रिंसिपल ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस तमाशा करने की। चलो अभी इसी वक्त मिस ईशानी से माफी मांगो और अपनी क्लास में जाओ। डैनी ने कुछ नहीं कहा, वह लगातार ईशानी को घूरे जा रहा था। उसने एक नज़र प्रिंसिपल को देखा और गुस्से में गुलाब का बुके वही फेंकते हुए कैंटीन के बाहर निकल गया। वहीं ये नज़ारा दरवाजे के पीछे खड़ी चंचल शौक होकर देख रही थी। वह हैरान होते हुए अपने आप से बोली, यह अचानक से मेरा खेल उल्टा कैसे पड़ गया, ये प्रिंसिपल सर को क्या हो गया है। डैनी के साथ देने की जगह ईशानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, कहीं ये सब मिस्टर पाठक की वजह से तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए उसने अपने दांत भींचे नलगी। वह गुस्से में और नफरत भरी निगाहों से ईशानी को देखने लगी। प्रिंसिपल ने पोलाइट आवाज में पलटते हुए ईशानी को देखकर कहा, ईशानी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई तमाशा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा। वह एक नज़र गुस्से में विशाल को घूरते हुए वहां से निकल गई। वहीं खड़ा विशाल तिरछी मुस्कान से जाती हुई ईशानी को देखकर बोला, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए जो जाल मैं बिछाया है उसमें तुम बहुत बुरी तरह हंसने वाली हो। ईशानी, मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने प्यार के जाने में फंसाऊंगा, लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो और तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की सजा आज तुम्हें मिलने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद जिंदगी जहन्नुम लगने लगेगी। ये कहते हुए उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 51, केशव की जेलसी। केशव का ईशानी को हट करना, ईशानी का रोना। ईशानी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाथ उठाने की, अगर मेरा बसे चले तो तुम्हारे दोनों दांत तोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करने की। ये सुनते ही प्रिंसिपल का मुंह खुला का खोला रह गया। नकुल सहाय पागलों की तरह डैनी को देखने लगे। उन्होंने तुरंत आगे बैठे गुस्से में डैनी के गाल पर एक थप्पड़ दे रखा। डैनी इस तरह थप्पड़ मारे जाने से शॉक होकर प्रिंसिपल को देखने लगा। वही प्रिंसिपल की इस हरकत नहीं बाकी सभी लोगों को भी चौंक दिया। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे तो कभी डैनी को जिसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी, वह अभी भी गुस्से में ईशानी को ही घूर गिरा था। प्रिंसिपल ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस तमाशा करने की। चलो अभी इसी वक्त मिस ईशानी से माफी मांगो और अपनी क्लास में जाओ। डैनी ने कुछ नहीं कहा। वह लगातार ईशानी को घूरे जा रहा था। उसने एक नज़र प्रिंसिपल को देखा और गुस्से में गुलाब का बुके वही फेंकते हुए कैंटीन के बाहर निकल गया। वहीं ये नज़ारा दरवाजे के पीछे खड़ी चंचल शौक होकर देख रही थी। वह हैरान होते हुए अपने आप से बोली, यह अचानक से मेरा खेल उल्टा कैसे पड़ गया, ये प्रिंसिपल सर को क्या हो गया है। डैनी के साथ देने की जगह ईशानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, कहीं ये सब मिस्टर पाठक की वजह से तो
नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए उसने अपने दांत भींचने लगी। वह गुस्से में और नफरत भरी निगाहों से ईशानी को देखने लगी। प्रिंसिपल ने पोलाइट आवाज में पलटते हुए ईशानी को देखकर कहा, ईशानी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई तमाशा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब आगे। ईशानी ने कुछ नहीं कहा। वह एक नज़र गुस्से में विशाल को घूरते हुए वहां से निकल गई। वहीं खड़ा विशाल तिरछी मुस्कान से जाती हुई ईशानी को देखकर बोला, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए जो जाल मैं बिछाया है उसमें तुम बहुत बुरी तरह हंसने वाली हो। ईशानी, मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने प्यार के जाने में फंसाऊंगा, लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो और तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की सजा आज तुम्हें मिलने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद जिंदगी जहन्नुम लगने लगेगी। ये कहते हुए उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री में सीईओ केबिन के बाहर खड़ा अभय परेशान हुए केबिन डोर को देख रहा था। वह अपने आप में एक बार बड़बड़ाते हुए बोला, क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? अगर बॉस ने इस पोस्ट के बारे में कहीं और से पता चला तो वह मुझ पर गुस्सा करेंगे, अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तब भी गुस्सा करेंगे। मैं तो दोनों तरफ से पिसने वाला हूं। ये कहते हुए उसने अपने फोन में देखा जहां वही पोस्ट थी जिसमें डैनी ईशानी को प्रपोज कर रहा था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और केबिन के अंदर एंटर हो गया, जहां सामने ही चेयर पर सिर रखे केशव बैठा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अभय ने केबिन के अंदर कदम रखते ही केशव को देखकर परेशान नजरों से कहा, बॉस। केशव ने आंखें खोलते हुए उसे देखा। अभय उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वह एक प्रॉब्लम हो गई है, आप अगर देखें तो। केशव ने ठंडी नजर से उसे देखा और फिर उसके फोन को देखने लगा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया। अभय ने घबराते हुए उसे देखा और फोन उसके हाथों में थमा दिया। फोन अपने हाथ में लेते ही केशव की आंखें एकदम उसके फोन पर पोस्ट के ऊपर गईं। उसकी पकड़ फोन पर कश्ती जा रही थी। उसकी आंखों में अचानक से लाल खून उतरने लगा। उसका जबड़ा कस चुका था। वह ठंडी नजरों से फोन पर उस पोस्ट को देखे जा रहा था। उसकी नजर डैनी के फेस पर टिकी हुई थी। उसने दांत के किटकिटाते हुए कहा, ये कब की पोस्ट है? अभय ने धीमे से कहा, बॉस, मुझे लगता है किसी ने कॉलेज ने। केशव ने गुस्सैल नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैंने पूछा कब की पोस्ट है ये? अभय ने परेशान होते हुए कहा, बस थोड़ी देर पहले किसी ने पोस्ट की है। केशव पोस्ट की हेडलाइन को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, मशहूर बिजनेसमैन केशव पाठक की बीवी किसी और के साथ रंगलियां मनाते हुए। ये टाइटल पढ़ते ही केशव ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और सोफे से खड़े होते हुए बोला, ये पोस्ट जिसने भी पोस्ट की है उसे उठा लो। अभय ने धीरे से कहा, लेकिन बॉस, ये पोस्ट सिर्फ एक इंसान ने नहीं की, ऐसी कई पोस्ट एक साथ हुई है, हालांकि यह पहले पोस्ट हुई थी। ये सुनकर केशव ने उसकी तरफ पलटकर आंखें छोटी करते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? अभय ने पोस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये किसी ने अपने पर्सनल अकाउंट से किया, लेकिन बाकी की जितनी भी पोस्ट है वह किसी ने फेक अकाउंट बनाए है, शायद कोई मैडम को बर्बाद करना चाहता है। ये सुनते ही केशव की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इस वाले को छोड़ दो, जिसने भी फेक अकाउंट बनाकर यह पोस्ट डाली है उसे उठाओ। मैं भी तो जानूं कि कौन है जो मेरी बीवी के साथ यह गंदा खेल खेल रहा है। उसके हाथों की पकड़ अभी भी फोन पर कसी हुई थी। उसने उस फोन को देखा एक बार, फिर उसने गुस्से में अपनी आंखें भींची और इसी के साथ केबिन में उसे अभय के फोन टूटने की आवाज सुनाई दी। अभय ने नम आंखें लिए जमीन पर देखा जहां उसका 1 लाख का फोन टूटकर बिखर चुका था। उसने धीरे से नजर उठाकर केशव को देखा जिसका चेहरा काला पड़ चुका था। वह बिना कुछ कहे केबिन के बाहर निकल गया। अभय ने जाते हुए केशव देखा था और फिर अपने फोन को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईशानी, जो कि इस वक्त अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी, अचानक से उसके फोन की मैसेज रिंगटोन बजी। उसने अपने फोन को देखा, केशव ने उसे मैसेज किया हुआ था। मैसेज पढ़ते ही वह शॉक हो गई, जहां केशव उसे अभी के अभी बाहर मिलने के लिए बुला रहा था। वह हैरान होते हुए अपने आप से बोली, यह अचानक से मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहे हैं? क्या इन्हें कॉलेज में जो हुआ उसके बारे में पता चल गया क्या? वह हैरान होकर अपने फोन के मैसेज को देखने लगी। कुछ ही मिनट बाद क्लास खत्म हुई। वह तुरंत क्लास के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वह चलते हुए कॉलेज के बाहर केशव की कार के पास खड़ी हुई थी। केशव ने धीरे से कार को डोर खोला। वह घबराते हुए कार के अंदर बैठी उसने केशव को देखा जिसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन थे, जिसे देख अगले ही पल वह घबरा गई। उसने धीरे से परेशान होते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से बटन प्रेस किया और चारों तरफ से काले शीशे ने कार को कवर कर लिया। केशव उसकी तरफ पलटा। केशव का चेहरा काला पड़ चुका चेहरा, जिसे देख ईशानी एकदम से शॉक हो गई। केशव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे बताओगी उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? उसका ये सवाल सुन ईशानी चौंकते हुए बोली, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? केशव ने कस के अपनी आंखें भींचते हुए कहा, मैं जितना पूछा हूं उतना जवाब दो, उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? ईशानी को ये तो समझ में आ चुका था कि केशव किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया था कि केशव को कैसे पता चला, किसने बताया केशव को। उसने धीरे से कहा, देखिए आप मेरी बात सुनिए, जैसा है आप सोच रहे हैं
वह आगे कुछ कहती अगले ही पल केशव ने गुस्से में उसके जबड़े को अपनी मुट्ठी में कसते हुए खींचा। उसका चेहरा एकदम से केशव के बेहद करीब आ गया। वह अंदर तक कांपने लगी क्योंकि केशव गुस्से में काफी भयानक लग रहा था। केशव कसके उसके जबड़े को पकड़ा हुआ था। उसका दूसरा हाथ ईशानी की कमर को बेदर्दी से मसल रहा था। ईशानी की हल्की सी आह निकल गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से कहा, हब्बी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। केशव ने दांत पीसते हुए कहा, तो कैसा है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कैसा है? ईशानी ने सिसकते हुए कहा, उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने कुछ नहीं किया। केशव ने कस के अपनी आंखें भींचते हुए कहा, हाँ लेकिन उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? केशव काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वही ईशानी उसका गुस्सा देख घबराए जा रही थी। उसने आज तक केशव का इतना भयानक गुस्सा नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने रोते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने उसे थोड़ी ने कहा था कि मुझे प्रपोज करे। उसने सबके सामने इस तरह अचानक गुलाब का वह बुके दे दिया, मैंने उसे एक सिर्फ थोड़ी ना किया है। आप तो ऐसे कह रहे कि मैं उसे कहा था मुझे प्रपोज करने के लिए। उसकी बात सुनकर केशव ने अपने हाथों की पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। ये सुनते ईशानी ने चौंकते हुए उसे देख रही थी और हैरान होते हुए बोली, आपको पूरी बात पता भी है या नहीं? आप आधी अधूरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? केशव को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बेदर्दी से उसकी कमर को मसलते हुए चिल्लाकर कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने तुम्हें आजादी दी है, तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी ऐसा गैरा मेरी इज्जत उछाले ले। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी के जिस्म पर से अपने हाथ हटा लिए। वह कसके अपनी आंखों बंद किए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर उसका गुस्सा बढ़ा तो वह गुस्से में क्या कर बैठेगा। वही ईशानी अपनी नम आंखें लिए अपनी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैरते हुए महसूस कर पा रही थी। उसने आज तक केशव का ये रूप नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केशव कभी इतना गुस्सा भी कर सकता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कार के बाहर निकलो। ईशानी नम आंखें लिए उसे देखने लगी। केशव ने थोड़ी सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा कार के बाहर निकलो। ईशानी ने धीरे से कहा, आप मेरी बात सुनिए। केशव ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हट करूं? लिसन, मैं इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हूं, मुझे भी नहीं पता, कर मेरा गुस्सा बढ़ा तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा, इसलिए प्लीज कार के बाहर निकलो अभी इसी वक्त। इस वक्त उसका पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ईशानी उसे देखकर घबरा गई थी। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और हरोते हुए वहां से चली गई। वहीं केश ने शीशे पर जोर का पंच मारा और अपनी आंखें बंद किए अपने गुस्से को शांत कर रहा था। जैसे जैसे उसे का गुस्सा शांत हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी क्या किया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, दिस इज नॉट डन, यह मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं? वह जितना अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ईशानी कॉलेज के अंदर जा चुकी थी। वही कार से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक लड़की केशव की कार को देख रही थी। उसने जाती हुई ईशानी को देखा और अपने कदम केशव की कार की तरह बढ़ा दिए। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।